तो चलो आज स्टार्ट करते हैं और पहले जानते हैं टैली के बारे में, टैली कोर्स के बारे में क्या है, क्यों हमें करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है और किस टाइप का कोर्स है। तो आप में से बहुतों को पता होगा कि टैली जो है वो अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग बेस्ड एप्लीकेशन है। हम इसमें अकाउंट्स के बारे में जानते हैं कि हम अकाउंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। अब बात करते हैं कि अगर एप्लीकेशन है तो ये तो सिंपल एक एप्लीकेशन है टैली, यानी कि इस टैली एप्लीकेशन अगर है अकाउंटिंग का, तो यानी कि आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि जो अकाउंट फील्ड से है सिर्फ वही टैली कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं कि ये बिल्कुल एक नीच टाइप से है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट वैसे हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस और आर्ट्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल जॉब की बात कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग बेस पे यानी टैली पे जो लोग काम करते हुए मिलेंगे उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, यानी कि आर्ट्स वाले मिल जाएंगे, साइंस वाले मिल जाएंगे, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे आप टैली एप्लीकेशन को चलाना नहीं सीखोगे। जो बेसिक अकाउंटिंग होते हैं यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं अकाउंटिंग पूरा हमें पढ़ना होता है, क्योंकि तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। जिनको लगता है कि वो साइंस बैकग्राउंड से उन्होंने आज तक अकाउंट पढ़ा ही नहीं तो समझ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ, जो लोग पढ़ के आते हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो बिल्कुल फ्रेश है कि उनको सीखना है तो उनके साथ ऐसा कुछ इशू नहीं कि वो नहीं सीख पाएंगे। बस आपको शुरू का जो बेसिक फंडामेंटल चीजें होती है अकाउंटिंग की वो अच्छे से आपको समझना है। वो समझने के लिए हम लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं जब बेसिक अकाउंटिंग, तो 10 से 15 दिन हम लोग टैली नहीं सीखते, हम लोग बेसिक अकाउंटिंग सीखते हैं। और वो बेसिक अकाउंटिंग अगर आपने अच्छे समझ लिया, एक बार अगर अच्छे से आपने समझ लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आपको किसी भी तरह पूरे 3 महीने या जो 4 महीने हमारा कोर्स होगा उसमें आपको कहीं पे भी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर शुरू में अगर 15 दिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पूरे के पूरे आपको 4 महीने आपको हमेशा डाउट में रहेंगे, आपको हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो शुरू का अकाउंट हमें समझना जरूरी है, बेसिक अकाउंटिंग, इसके जो फंडामेंटल अकाउंटिंग है इसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस एप्लीकेशन पे जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किया। हमें पता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इस पे आती है बात टैक्सेस की। अगर टैक्सेस की बात की जाए तो टैक्सेज जुलाई 1 जुलाई 17 से पहले जो ड्यूटी एंड टैक्सेस था भारत में उनका टाइप अलग था। ऑनवर्ड 1 जुलाई 2017 चेंजेस हो गया, यानी पहले हम लोग यूज करते थे वैट और सीएसटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स और सेंट्रल सर्विस टैक्स। अगर हम अपने राज्य में काम कर रहे हैं तो हम लगाते थे वैल्यू एडेड टैक्स, और एक राज्य से जब दूसरे राज्य पे हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करते थे तो वहां पे लगाते थे सेंट्रल सर्विस टैक्स। लेकिन भारत सरकार ने इनको रिप्लेस कर दिया और लाया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो चेंजेस हुआ तो जाहिर सी बात है कि अगर बहुत लोग स्टूडेंट ने पहले पढ़ा है तो उनको भी यहाँ पे कुछ चीजें नया सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी आने से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा टैक्सेशन ही चेंज हो गया। तो आज हम लोग वो सारी बातें करेंगे और बेसिक अकाउंटिंग को समझेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले टैली पे। टैली है क्या इसको समझते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे अकाउंटिंग को इस कोर्स की मदद से समझ लेंगे। चलो तो बात करते हैं टैली। अब टैली के बारे में अगर आपने कहीं फुल फॉर्म पढ़ा होगा तो अलग अलग पढ़ा होगा। कहीं आपने पढ़ा होगा टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी लिस्ट ईयर, यानी कि तरह की टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति एंड लायबिलिटी होता है कर्ज। जो भी 1 ईयर का यानी ईयर का लायबिलिटी होगा यानी कर्ज होगा और संपत्ति होंगे उनके एक लिस्ट को टैली बोलते हैं। एक टैली का फुल फॉर्म बनाया गया इस टाइप से। अब इसको आपने कहीं अगर और पढ़ोगे यूनिट पे तो आपको इस टाइप से मिलेगा टोटल अकाउंट लीडिंग लिस्ट ईयर, तो आपको ये भी मिल सकता है। समझने वाली बात यह है कि टैली अपने आप में एक पूरा नाम है, इसका कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं एफआईआर, एफआईआर का पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट
चाहे आपसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए, किसी से पूछा जाए, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो FIR का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही होगा, SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। तो ये जो है फुल फॉर्म उनका होता है जो एक शॉर्ट नेम है, और इनका स्टैंडर्ड होता है, यानी कि किसी कंडीशन में ये चेंज नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि टैली के अलग अलग फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म होते नहीं है, बनाए गए हैं। तो टैली का अगर फुल फॉर्म नहीं है तो टैली एक्चुअल में है क्या, ये समझना जरूरी है कि टैली का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो टैली का अगर हम मीनिंग समझे तो टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है विच हेल्प्स टू मैनेज, जो हमें हेल्प करता है मैनेज करने में, क्या अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स है उनको मैनेज करने में हेल्प करता है, एंड सॉरी और एनी अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मैनेज करने में ये हमें हेल्प करता है। समझ में आ रहा सबको? अंजलि समझ में आ रहा आपको? ओके। अमीषा आपको समझ में आया? मनीषा, पूनम, मृत्युंजय, अमित? ओके, इसे एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट हो जाए तो बता दो, सबका अगर हो जाए तो। हो गया सबका? ओके, चलो। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि टैली के वर्जन के बारे में आपने सुना होगा, तो वो क्या होते हैं? तो टैली के इतने वर्जन आपने अगर सुना होगा तो टैली 7.0, 7.2, 9.0 एंड ERP 9। क्या क्या डिफरेंस था इनके वर्जन में? तो अगर 7.0 की बात करें तो यहाँ पे जो भारत सरकार द्वारा ड्यूटी एंड टैक्सेज है उनका हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, हमें उसे मैनुअली करना पड़ा था। 7.2 में कुछ फीचर चेंज हुए थे, लेकिन यहाँ पे भी ड्यूटी एंड टैक्सेस कैलकुलेट हम नहीं कर पाते थे। 9.0 में 9.0 में पहली बार ड्यूटी एंड टैक्सेस को किया गया फीचर्स ऐड, यानी कि अब हम टैली में ही ड्यूटी एंड टैक्सेस का कैलकुलेशन कर पाते थे, मैनुअली हमें अलग से करने की जरूरत नहीं होती थी। ईआरपी, ईआरपी में
ड्यूटी एंड टैक्सेस तो पहले से ही था, यानी कि वो 9 लिया गया था, तो जाहिर सी बात है अपग्रेडेड वर्जन में ड्यूटी एंड टैक्सेस तो होगा ही होगा। तो ईआरपी 9 में ड्यूटी एंड टैक्सेस तो था ही, लेकिन इसके अलावा क्या चीजें ऐड हो गया वो समझते हैं। ईआरपी का अगर बात करें तो ईआरपी का पूरा नाम होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसमें क्या किया गया कि ड्यूटी एंड टैक्सेस को तो पहले से ही था, तो वो फीचर्स हमें मिल गया। इसके अलावा यहाँ पे एक फीचर जोड़ा गया जिसको बोलते हैं सर्वर। अगर जो बेसिक कंप्यूटर हम पढ़ा होगा तो बेसिक कंप्यूटर मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और उसमें दो तरह के टाइप्स मैंने बताए थे, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सर्वर का काम करता है। तो ये क्या करता है, ईआरपी उसी टाइप से काम करता है। जैसे मान लो अगर आपके मल्टीपल लोकेशन में ऑफिसेज है, यानी एक ही साथ कई जगह आपके ऑफिसेज है, दिल्ली में, कोलकाता, बम्बई में, या एक ही शहर में कई जगह आपके ऑफिसेज है, तो आप ईआरपी से सारे ऑफिसेज को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आप देख पाएंगे एक दूसरे का ट्रांजेक्शन, एक दूसरे का स्टॉक रिकॉर्ड, ये सब चीज आप कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिसेज कई जगह पे हैं तो आप एक साथ सबको डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं एक जगह से। तो ये लाया गया फीचर्स ईआरपी में। अगर बात करें ईआरपी का, तो ईआरपी का सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी जो लाया गया वो 6.5.4 लाया गया था, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन इसको भी अपग्रेड कर दिया गया इस साल और ला दिया गया प्राइम। सबसे जो लेटेस्ट है वो हमारा है प्राइम, और प्राइम अभी बिल्कुल नया आया हुआ है, यानी कि ये आया था फरवरी 2021 में, और इससे सब पहले आया 6.5.4 जो अभी तक सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। यानी आप सबसे ज्यादा आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बस इनके अपीयरेंस में चेंजेस है। समझ में आया सबको? तो ये था इनका वर्जन, यानी कि इनको कब कब अपग्रेड किया गया, और अपग्रेड किया गया तो क्या क्या चीजें चेंजेस हुआ। अब टैली की बात हम करेंगे, अकाउंटिंग बेसिक कंप्लीट करने के बाद। तो पहले हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग। तो बेसिक अकाउंटिंग को समझने के लिए, यानी कि अकाउंटिंग हमें करने के लिए हमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई होना चाहिए, कुछ चीजें हम देख के पहचान सके कि ये क्या चीज है, यानी वर्ड से उनके लेटर से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्या है। और वो तीन चीजें हमें पहचानना होता है। सबसे पहले वो तीन चीजें हमारे लिए एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम। हमें कोई भी वर्ड देख के हमें समझ में आना चाहिए कि वो कंपनी के लिए एसेट्स है, एक्सपेंस है, या फिर वो इनकम है। अगर एसेट्स की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो चीजें जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही हमें समझना है, बाद में हम लोग इसकी पूरी प्रॉपर्टी जानेंगे, पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो अभी हमने ये जानना है कि जो चीजें कंपनी लंबे समय तक यूज कर सकती है, या जिस प्रोडक्ट का यूजफुल लाइफ होगी कम से कम ये 4 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, ऐसी चीजें कंपनी के लिए एसेट्स है। दूसरा, जो कंपनी के लिए बिल्कुल खर्च है, यानी कि उस चीज के लिए पैसा पे किया, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। और इनकम, जिस चीज के लिए कंपनी को पैसे आ रहे हैं वो इनकम। तो ये तीन चीजें हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए, बिल्कुल हम पहचान पाए देखकर ये वर्ड सुन के कि ये कंपनी के लिए एसेट्स है, एक्सपेंस है या इनकम है, ये आइडेंटिफाई होना जरूरी है। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं जो कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि वो एसेट्स है, एक्सपेंस है या इनकम है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म लिखे हैं, जैसे मोबाइल बिल, कंप्यूटर, कमीशन रिसिप्ट, मोबाइल फोन, सैलरी पेड, ऑफिस रेंट, स्टेशनरी, फी कलेक्ट, टेबल। और ये सारी चीज जो आपको इस बॉक्सेस के अंदर दिख रहे हैं, ये मेंशन किया गया है कि फॉर ऑफिस यूज के लिए, यानी कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टेबल ऑफिस यूज के लिए परचेज किया गया है। अब आपको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा एसेट्स है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा इनकम है। हाँ जी बोलिए। और कोई? फी कलेक्ट हमारा इनकम है। और कोई? अमीषा, आपको समझ में आ रहा? अमीषा, पूनम, अमीषा, पूनम। चलो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले मोबाइल बिल, यानी कि मोबाइल बिल है, आपने बात किया होगा और उसका बिल आया होगा। जैसे पोस्टपेड जो मोबाइल होते हैं, तो पोस्टपेड में क्या होता है कि हम बात करते हैं उसके बाद बिल आता है। तो मोबाइल बिल आया, ये हमारी कंपनी के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अब सेकंड है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने करता है ऑफिस यूज के लिए। हमें पता है कि कंप्यूटर हम लंबे समय तक के लिए यूज कर सकते हैं, और हमारा कंप्यूटर हो गया एसेट्स हो गया। किस टाइप के एसेट्स, हम ये बाद में बात करेंगे। एसेट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। अब यहाँ पे कमीशन हमने रिसीव किया है, हमें कमीशन मिला है कहीं से। अगर कमीशन हमें कहीं से मिलता है, सपोज मान लो मैंने किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराया है या कुछ भी, किसी भी तरह से कमीशन मिला है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? हमारी कंपनी के लिए इनकम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कमीशन पेड नहीं कर रहे, कमीशन रिसीव कर रहे हैं। मोबाइल फोन हमने ऑफिस में से खरीदा है, ये हमारे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। सैलरी हमने पे किया है, सैलरी अगर पे किया है तो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। इसी तरह ऑफिस का अगर किराया हमें दिया है, ये एक्सपेंस है। स्टेशनरी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेशनरी, अंजलि ने बोला ये एसेट्स है। मैं बता दूं कि जो भी डिस्पोजल वैल्यू होती है, यानी यूज करके हम उसे डिस्पोज कर देते हैं, वो सारे के सारे डिस्पोजल वैल्यू जो होते हैं वो एक्सपेंसेज होते हैं। स्टेशनरी जैसे ये क्या हमारा मार्कर है, मैंने इसे यूज किया और इसे डिस्पोज कर दिया, तो जो भी डिस्पोजल आइटम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? एक्सपेंस में आते हैं। ये हमारा एसेट नहीं है, ये एक्सपेंस है। फी कलेक्ट, हमने फी कलेक्ट किया, वो हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। टेबल हमने ऑफिस के लिए खरीदा है और इसकी एक लॉन्ग लाइफ होती है, ये हमारे लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। तो इस तरह से हमें ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, हम टर्म को देख के समझ रहे होंगे कि कौन हमारे लिए क्या है। और ये बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई होना, कि हम समझ पाए कि कौन सा चीज क्या है। सबसे पहला चीज हमें यही आइडेंटिफाई होना जरूरी है। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन से हम इस चीज को क्लियर कर रहे होंगे, सारे टर्म्स को, यानी कि एसेट्स को, एक्सपेंस को, इनकम को हम एक छोटे से क्वेश्चन से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज को माना है, एक टर्म को टोटल एसेट्स। याद रहे कि ये टोटल एसेट्स टर्म है,
टैली में या अकाउंट में होता नहीं है, हमने माना है टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति। कंपनी की कुल संपत्ति हमने ये माना है, जिसका माइक ऑन है और माइक ऑफ कर लो प्लीज। तो टोटल एसेट्स है, और टोटल एसेट्स में हमने तीन चीजों को माना है, लिया है कैश प्लस बैंक, और अभी हमने जिस एसेट्स की बात की उसकी, यानी ये तीन चीजें मिला के हमने माना कुल संपत्ति। और कुल संपत्ति में अभी हमारे पास सिर्फ कैश के फॉर्म में है 50,000, 50,000, ये हमारा जीरो है, ये भी जीरो है, तो टोटल एसेट्स कितना हो गया हमारे पास 50,000। और ये है एज ऑन, आज का डेट लिख लेते हैं 1 मई 2021। तो हमने देखा कि कुल संपत्ति यानी कैश बैंक एसेट्स है, जिसमें सिर्फ कैश अकाउंट हमारे पास है, और कैश में 50,000 है, बैंक में जीरो है, एसेट्स में जीरो है, यानी तीनों मिला के 50,000 है हमारे पास आज के डेट में, यानी 1 मई 2021 को। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, और उस ट्रांजेक्शन के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास अब कुल संपत्ति कितना है। यहाँ पे मैं कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा हूं जो कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं, बताने हैं। हमने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन आपको दिए हैं। ट्रांजेक्शन में 1 मई को हमारी कंपनी ने एक स्टेशनरी परचेज किया है। 1 मई को हमारी कंपनी ने एक स्टेशनरी परचेज किया है 3,000 का कैश में। 2 मई को ऑफिस रेंट पे हुआ है 5,000 कैश में। 3 मई को हमने फी कलेक्ट किया है 10,000।
4 मई को परचेज किया मोबाइल फोन 8,000 इन कैश। 5 मई को फ्री कलेक्ट किया है 10,000 बाई चेक। 6 मई को सैलरी पे किया हुआ 8,000 बाई चेक। 7 मई को कैश डिपॉजिट किया है बैंक में 10,000। और 8 मई को परचेज किया फर्नीचर 5,000 चेक में। और 9 मई को हमने कोई इवेंट किया है, इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, छोटा सा पार्टी किया होगा या इवेंट कोई भी किया होगा, और उसमें 5,000 कैश में किया है। और 10 मई को ऑफिस कहीं टूर पे गया होगा, वहां पे हमने 2,000 कैश में। तो अब आपको बताना है, यानी 10 मई के बाद हमारे पास टोटल एसेट्स समझ में आ गया होगा, यानी कैश बैंक और एसेट्स ये तीनों मिलाकर अब कितना है हमारे पास, ये आपको बताना है। नहीं, प्लस नहीं करना है। हमें ये चेक करना है कि ये तीनों अब हमारे पास कितना है, ये हमें चेक करना है कि कैश में कितना है, बैंक में कितना है, एसेट्स ये तीनों कितना है। $36,000। चलो एक हमें आंसर मिला 36,000। और कोई? आकांक्षा रागनी आप बताइए। करके बताइए। 55,500। 500 तो कहीं है ही नहीं, 500 का तो कोई मीनिंग नहीं है। कंप्लीट आएगा 500 में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1000 के राउंडिंग में सारे हैं, सारे 1000 के राउंडिंग में है, कोई 500 नहीं है। और कोई? एक आंसर और हमें मिला 78,000। और किसी का? हाँ आकाश, हाँ बोलिए कितना? 54। जय गोविंद आप बोलो कितना बोल रहे हो? 51। और कोई? और किसी को बताना है? 57। और कोई? पूनम, मानसी गुप्ता आप में से कोई? 280। फिर से बोलना। 2। किसने बोला?
72 हो गया, चलो 72 भी लिख लेते हैं। और कोई? चलो अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसमें इसका आंसर सही है और किसका गलत है। सबसे पहले हम आपको इसको इजी वे में समझाते हैं कि हमें करना क्या होता है। तो हमें तो चाहिए था टोटल एसेट्स, यानी एसेट्स में तो पहले से ऑलरेडी एसेट्स है, तो हमें बस देखना है क्या कि चेंजेस इन दोनों में क्या हुआ या इन दोनों में चेंजेस क्या हुआ। तीनों में चेंजेस कैसे मालूम चल रहा होगा? जो हमारे पास इन तीनों में या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, यानी कि बढ़ किस फॉर्म में रहा होगा? इनकम के फॉर्म में, और घट रहा होगा एक्सपेंस के फॉर्म में। तो जो पहले से था आपको सिंपली वो लिखना था, यानी पहले से कितना था? 50,000। तो 50,000 लिख लिया। अब क्या कर रहे होंगे हम? इनके ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन बताओ क्या है? एक्सपेंस इनकम एसेट्स क्या है? एक्सपेंस है, वेरी गुड। सेकेंड एक्सपेंस है। थर्ड इनकम है। फोर्थ एसेट्स है, एक्सपेंस नहीं है। फिर करेक्ट क्या है? ये इनकम है। सैलरी पेड एक्सपेंस। ये क्या है? कैश डिपॉजिट टू बैंक। ना तो ये एसेट है, ना तो एक्सपेंस है, ना इनकम है। ये सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। पहले भी टोटल एसेट्स में था कैश और बैंक दोनों, इनके सिर्फ फॉर्म चेंज हुए हैं। ना तो हमारा अकाउंट में इफेक्ट होगा, ना या तो अकाउंट हमारा इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। परचेज फर्नीचर ये क्या है? एसेट्स है। इवेंट ऑर्गेनाइजर और ऑफिस टू। तो आपको क्या करना था सिंपली कि जो हमारा टोटल एसेट्स अमाउंट पहले से था, यानी कुल संपत्ति, वो हमने देखा कितना है हमारे पास? 50,000 है। आपको क्या करना था? 50,000 में टोटल इनकम को ऐड करना है। तो टोटल इनकम हमें हुआ है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 10, 20। तो 20 को आपको सिंपली ऐड करना है। तो 20 को अगर हमने ऐड कर रहे होंगे तो हमें मिल गया 70,000। अब क्या करना है? सिंपली आपको एक्सपेंस माइनस करना, जो भी एक्सपेंस है, यानी कि ये एक्सपेंस है। माइक बंद कर लो अपना अपना। तो ये एक्सपेंस है हमारा 3,000। सेकेंड एक्सपेंस है हमारा 5,000, यानी 8,000 हो गया। 8,000 के बाद एक्सपेंस है हमारा यहाँ पे 8,000, यानी 60,000। 60,000 के बाद हमारा एक्सपेंस है 521,000 और 23,000। यहाँ सिंपली हमें 23,000 माइनस करना था। तो आपको आंसर मिल रहा होगा यहाँ पे 47,000, यानी कि इसका एक्चुअल जो आंसर होगा वो होगा 47,000, जिसका किसी का भी मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है। किसी का मैच किया है? किसी का नहीं। अब 47 आया कैसे, ये तो अभी हमने शॉर्टकट में समझ लिया। हम इसको डिटेल्स में हम करते हैं, डिटेल्स में एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं और हम कैश, बैंक और एसेट्स को सेपरेट सेपरेट आपको एक्सप्लेन करते हैं, और फिर इन तीनों को सम हम निकाल के दिखाते हैं 47 कैसे आ रहा होगा। कोई फॉर्मूला नहीं, मैंने सिंपल बताया आपको कि टोटल इनकम को प्लस करना है और एक्सपेंस को माइनस करना है। इनकम हमने प्लस किया है, ठीक है, ये हमारा इनकम था, और एक्सपेंस को माइनस किया है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक्सपेंस सही है ना? एक्सपेंस 23 हो रहा है ना? 358 क्या? 16 और 21, 23 ये सही है, ठीक है। तो अब हम
आते हैं इसको डिटेल्स में समझते हैं, इसको एक बार डिटेल्स में चेक करते हैं कैश, बैंक और एसेट्स के फॉर्म में। तो आंसर तो किसी का सही नहीं है। अब आते हैं हम लोग कि 47 जो हमारा आया हुआ है, ये 47 को डिटेल में हम लाके चेक करते हैं कि डिटेल्स में ये कैसे आ रहा होगा। तो हमारे पास तीन टर्म था, कैश, बैंक, एसेट्स, यही तीनों चीज था हमारे पास, कैश, बैंक और एसेट्स। कैश हमारे पास था 50, बैंक में 0, एसेट्स में 0। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या हुआ है, 3000 स्टेशनरी हमने किया है जो कि एक्सपेंस है। पहला हम अगर करें एक्सपेंस है हमारा, तो 3000 हमारा कैश से डिडक्ट हो गया और कैश हमारा कितना बन गया 47। ये समझ में आया सबको? तो कैश हमारा हो गया 47। सेकेंड हम देख रहे हैं, सेकेंड भी क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है कैश में, कितना हो रहा है 5000। तो 5000 हमारा कैश से और डिडक्शन हो गया, अब हमारे पास कैश में कितना बचा 42000। अब बात कर रहे हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, तो क्या हुआ 10000 कैश में हमारा इनकम हुआ है, यानी इंक्रीज कर गया 10000, यानी 42 से अब हमारा कैश अकाउंट कितना हो गया 52000 हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो हमने मोबाइल फोन परचेज किया है 8000 का। मोबाइल फोन क्या एसेट्स है, जैसे परचेज किया 8000 हमारा एसेट्स में हो गया और ये कैश से कहां से डिडक्ट हुआ है, कैश में। तो कैश से 8000 माइनस कर देंगे तो ये हो रहा होगा 44 है। तो कैश में हमारा होगा 44 है, बैंक में 0 है और एसेट्स में 8000 हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जैसे किया 52 था, 52 में से 8 चला गया 54 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, तो हमने क्या किया है, फी कलेक्ट किया है 10,000 बाई चेक। तो फी कलेक्ट किया है चेक से, यानी इनकम हुआ है, और ये कहां पे हुआ है, बैंक में हुआ है। चेक मतलब ये 10,000 अब बैंक में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं 8000, कहां से कर रहे हैं, चेक से, यानी बैंक से। तो बैंक से 8000 डिडक्ट हो गया, अब बैंक में कितना बचा 2000। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने किया है, कैश पैसे डिपॉजिट किया बैंक में, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, कितना किया 10,000। तो जैसे 10 किया तो बैंक में 12 हो गया और कैश में 34 हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ है, परचेज हुआ है फर्नीचर 5000 बाई चेक। तो चेक से हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं, तो चेक कितने का, सॉरी फर्नीचर है 5000 का, तो अब एसेट्स हमारे पास कितने का हो गया 13,000 का, और ये कितना हो गया 7,000। तो अगर आप बात करें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है 5000 कैश में, तो एक्सपेंस किया हमने 5000 कैश में, तो कैश से 5000 डिडक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 29,000। समझ में आया यहां तक? अब हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है ऑफिस टूर 2000 इन कैश, यानी एक्सपेंस हम कर रहे हैं 2000 का, और 2000 को एक्सपेंस डिडक्ट हो रहा है, कहां से हो रहा है, कैश से हो रहा है, तो कैश से और डिडक्ट कर दो। तो अब आप ऐड करके देख रहे होगे तो यही आ रहा होगा अमाउंट जो हमारा पहले आया था 47,000। आप चेक कर लो। समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमने एक समझा कि अकाउंट, मैं बता दूं कि ये हमने क्वेश्चन सिर्फ किया है इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी एसेट्स एक्सपेंस इनकम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये आपको कैलकुलेशन टैली में नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक होगा। अगर आपने एसेट्स को एसेट्स,
एक्सपेंस को एक्सपेंस और इनकम को इनकम सही आइडेंटिफाई किया है। तो ये सिर्फ हमने अपने बेसिक चीजों को आइडेंटिफाई और उसे समझने के लिए हमने ये सिर्फ किया है। अब जो होगी नेक्स्ट क्लास जो होगा मंडे से, वो प्रॉपर क्लास के अकॉर्डिंग होगा। आज हमारा ट्रायल क्लास था, तो हमने एक चीज को समझा कि क्या चीजें है इसमें, कैसे कैसे हम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लास मंडे टू फ्राइडे होगा, सैटरडे आज ट्रायल क्लास के लिए रखा गया था। तो नेक्स्ट क्लास मंडे से शुरू होगा। टाइमिंग या तो दोपहर के 1 बजे होगा या दोपहर में 2 बजे होगा, ठीक है। वो आपको क्लियर करना है। आपके पास आज का टाइम है डिसाइड करना है कि आपको कोर्स में इनरोल होना है नहीं होना है। बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। एडवांस एक्सेल टैली, एडवांस एक्सेल का सुपर में ट्रायल हुआ था, जिसका आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगा। जिसने ज्वाइन किया है उसको उसके ग्रुप में, ठीक है। और टैली आप लोगों ने अभी जो देखा ये इसी ग्रुप में जो है आप क्लासरूम में ज्वाइन किए हो, जिस एप्लीकेशन में टीचमेंट में, इस पे ही आप जाओगे। रिकॉर्डेड का सेक्शन बना हुआ है, उसमें जाओगे आपको मिल जाएगा पूरा रिकॉर्डिंग, ये पूरा क्लास आपको वहां पे मिल जाएगा। आप वहां पे देख सकोगे पूरे क्लास को एक बार फिर से। तो आप आराम से सोच लो कोर्स के बारे में, जिनको करना है, जो ऑलरेडी इनरोल है। इसमें कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल है, जैसे आकांक्षा हुए, मृत्युंजय हुए, ऑलरेडी इनरोल है। तो उनकी सारी क्लासेस जो मंडे से वो कंटिन्यू हो जाएगी। या तो टाइमिंग 1 बजे होगा या 2 बजे होगा। बाकी किसी को और चीजें कोर्स के बारे में पूछना है तो डायरेक्टली हमें मैसेज कर लेगा, व्हाट्सएप कर लेगा, ठीक है। नहीं, कल क्लास नहीं है, कल कोई क्लास नहीं। कल उनकी क्लास है जो कोडिंग क्लास है, वीकेंड क्लास है, सैटरडे संडे फ्री कोडिंग क्लासेस जो हमने शुरू किया है। फ्री कोडिंग क्लासेस 1 मंथ बिल्कुल फ्री कोर्स है। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करता है तो अलग बात है। तो फर्स्ट मंथ बिल्कुल फ्री कोडिंग क्लासेज है, जो कि आज से शुरू होगा अभी 2 बजे से। तो वो क्लासेज सैटरडे और संडे है, वो सिर्फ वीकेंड क्लासेज है, सैटरडे संडे। और किसी को कुछ पूछना है आज क्लास के बारे में या किसी बारे में? आकांक्षा आपको कुछ पूछना हो, मानसी आपको कुछ पूछना हो, पूनम? ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू होगा, जिनका ऑलरेडी इनरोलमेंट है। बाकी लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं उन्हें इनरोल होना नहीं होना। तो मंडे से जो टाइमिंग होगी वो 1 बजे होगा या दोपहर के 2 बजे होगा, वो आपको आज ही इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके। ओके बाय।